नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पांडे क्लासेस चैनल। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, हम लोग टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं आर्ट वर्ग, कला वर्ग से। तो ये 2009 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 425 अंक का था। उस समय इंटरव्यू भी हुआ करता था, अभी इंटरव्यू हटा दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, आप देखिए स्क्रीन पे और आंसर बताने का प्रयास करिए। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? ललित कला प्रशिक्षण, हस्त कौशल, फैशन तकनीक या सिरेमिक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। जो निफ्ट शैक्षणिक केंद्र है वो फैशन तकनीक पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? फैशन तकनीक पे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान इसका नाम है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट की स्थापना जो है 1986 में कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के तहत की गई थी। यह निफ्ट अधिनियम 2006 द्वारा शासित एवं वैधानिक संस्थान है। संस्थान की विस्तार योजना में शैक्षणिक समावेशिता हमेशा आगे रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मूर्तिकला की उस शैली क्या है? मूर्तिकला की उस शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही? मथुरा, भरत, गंधार या मौर्य? तो मूर्तिकला की उस शैली क्या है, मतलब अगर आप बात करेंगे, इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, कौन सी शैली जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित है? तो गांधार शैली जो है, अगर आप गांधार शैली को देखेंगे तो उसमें ग्रीक रोमन शैली का प्रभाव आपको दिखेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप देखिए, मूर्तिकला की उस शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित है? तो गांधार शैली। गांधार शैली इज राइट आंसर। गांधार शैली, ग्रीक, ग पकड़िए, ग से ग्रीक और ग से गांधार। जान लीजिए, गांधार क्षेत्र में बौद्ध धर्म और यूनानी मूर्तिकला के समन्वय से एक विशिष्ट कला का जन्म हुआ जिसको गांधार कला कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, गांधार कला प्राचीन भारतीय कला का एक रूप है। यह कला यूनानी और रोमन शैली में बनी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिख रहा है, ये जो कला है वो यूनानी और रोमन शैली में बनी है, लेकिन इसकी विषय वस्तु भारतीय थी। इस कला को क्या कहते हैं? आप देखिए, ग्रीको रोमन, ग्रीको बौद्ध या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। गंधार कला की मूर्तियों में भगवान बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाया गया है। गंधार कला की खासियतें क्या क्या हैं? गंधार कला में बुद्ध की मूर्तियां बहुत सुंदर बनाई गई थी। इस मूर्तियों में मांसपेशियां स्पष्ट दिखती हैं और वस्त्रों के सलवटे साफ दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं सारा चीजें। ये जो आपको फिगर दिख पा रहा है, ये गंधार कला में बनी महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हैं जो अमरावती में प्राप्त हुई, अमरावती से। ठीक है, देखिए गंधार कला शैली कैसी है। आप ये गंधार कला शैली देख लीजिए और ग्रीक रोमन कला देखेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा आपको। इसी तरह का ग्रीक रोमन कला भी है और सेम टू सेम ऐसा ही आपको गंधार कला शैली भी दिखेगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अशोक स्तंभ किससे बने थे? चुनार सैंडस्टोन, ब्लैक स्टिस, रेड सैंडस्टोन, ग्रेनाइट स्टोन? तो अशोक स्तंभ को बनाने में जो यूज हुआ है, रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ है। पाषाण स्तंभ अच्छी किस्म के बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन से बने हुए हैं। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार की खदानों से प्राप्त बलुआ पत्थर से अशोक के स्तंभों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए अशोक स्तंभ जो बना है वो किससे बना हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा, वो बलुआ पत्थर। क्या सा पत्थर? बलुआ पत्थर, जिसे रेड सैंडस्टोन बोलते हैं। आप ही चाहेंगे, देखिए अशोक स्तंभ किससे बने थे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप लोग बुक में भी देख पा रहे हैं, चुनार सैंडस्टोन। मैंने व्याख्या में भी पढ़ा है सैंडस्टोन, लेकिन इसका हिंदी रूपांतर होता है बलुआ पत्थर। चुनार सैंडस्टोन का मतलब होता है बलुआ पत्थर। इसको याद रखिएगा, हम फिगर पे दिखा देते हैं आप लोगों को। आप व्याख्या देख सकते हैं, अशोक स्तंभ पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर से बना है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, देखिए याद रखिए इंग्लिश वर्जन भी, चुनार सैंडस्टोन, चुनार सैंडस्टोन बोलते हैं या सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर। अशोक स्तंभ पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर से बना है। यह चुनार के बलुआ पत्थर के एक बड़े प्रस्तर खंड से बना है। अभी हम आपको फिगर पे दिखाएंगे। अशोक स्तंभ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लीजिए, जान लीजिए। अशोक स्तंभ को सम्राट अशोक ने करीब 250 ईसा पूर्व में बनवाया था। कब बनवाया था, कई बार क्वेश्चन पूछा है। अशोक स्तंभ को बनवाया कौन था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। कब बनवाया था? 250 ईसा पूर्व बनवाया था। यह स्तंभ धर्म चक्र वर्तन की घटना की याद में बना था। ठीक है, धर्म चक्र वर्तन की याद में बना था या बनाया गया था। ठीक है, अशोक स्तंभ के नीचे वाली पट्टी में 4 पशु
हाथी, घोड़ा, सांड और शेर। इसको आप ऐसे भेल से याद रखिए। किससे? क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। भेल, ठीक है। अब भेल का मतलब क्या हुआ? बी फॉर बुल, एच फॉर हॉर्स, ई फॉर एलिफेंट, एल फॉर लायन। तो जो अशोक का स्तंभ है उस पे 4 जानवरों की छाप है। बुल मतलब सांड, एच मतलब हॉर्स मतलब घोड़ा, ई मतलब एलिफेंट मतलब आपका हाथी, और एल मतलब लायन। ठीक है, तो इसका ये प्रीवियस ईयर टीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है कि अशोक स्तंभ पे कौन से जानवर का चित्र नहीं है या फिगर नहीं बना हुआ है। तो इसके अलावा और भी कोई रहेगा तो उसको आप मार सकते हैं। गाय दे दिया तो गाय को आप मार लीजिए कि ये गाय अशोक स्तंभ पे नहीं है। तो आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। भेल, बी एच ई एल, बी फॉर बुल मतलब सांड, एच फॉर हॉर्स मतलब घोड़ा, ई फॉर एलिफेंट मतलब हाथी और एल फॉर लायन। क्लियर है? आगे हम जानते हैं अशोक स्तंभ के ऊपर 4 शेर बने हुए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कितने शेर हैं? 4 शेर हैं। दिखते 3 हैं लेकिन 4 हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अशोक स्तंभ के ऊपर एक छोटा दंड था। क्या था? छोटा दंड था जिसमें 32 तीलियां वाला धर्मचक्र बना था। ठीक है, कितनी तीलियां? 32 तीलियों वाला धर्मचक्र बना था। अशोक स्तंभ के शेरों की शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक माना जाता है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अशोक स्तंभ क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, ये आप जो चित्र देख पा रहे हैं ये अशोक स्तंभ का चित्र है। ठीक है, देखिए 4 जुड़े हुए शेर हैं लेकिन सामने से देखने पे लगेगा 3 शेर दिख रहा है। दिख रहा है ना आप लोगों को? क्लियर, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये अशोक स्तंभ है। ठीक है, अशोक स्तंभ जो बना है इसमें ही चुनार सैड स्टोन का प्रयोग हुआ है ना बनाते वक्त। ये इंग्लिश वर्जन दे दिया है, इसे बलुआ पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलुआ पत्थर। ठीक है, और साथ साथ आप याद रखिएगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं चुनार सैड स्टोन, है ना, सैंड स्टोन। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फिगर में बना हुआ है। आप अगर इस पे गौर करेंगे तो 4 जानवरों का फिगर रहता है जिसे हम लोग याद करते हैं भेल से। बी फॉर बुल, एच फॉर हॉर्स, ई फॉर एलिफेंट, एल फॉर लायन। ये 4 जानवरों का फिगर अशोक स्तंभ पे बना है। अशोक स्तंभ का जो है फिगर 250 ईसा पूर्व अशोक ने स्वयं बनवाया था। ठीक है, ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। अब देख लीजिए भारत का, अगर पूछे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है तो अशोक स्तंभ। आप देख सकते हैं फिगर ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ से प्राप्त किया था? निर्वाण गया से, कुशीनगर से, सारनाथ से, नालंदा से। तो कुशीनगर इस राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम गौतम बुद्ध के बारे में जाने तो गौतम बुद्ध ने जो है सबसे पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, एक बार आप इसे पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल से। बुद्ध भगवान ने पूर्वी देश को जंगल से लेकर वैरंजा बोलते हैं, मथुरा के समीप एक जगह है वैरंजा मथुरा के समीप तक नाना यात्राएं मतलब कई बार यात्राएं कर अनेकों नेक उपदेश दिए। वर्षा काल के 3 महीने वे नगर के किसी विश्राम गृह में निवास किया करते थे तथा राजा, व्यापारी और साधु संतों से मिलकर उन्हें उपदेश देते थे। वे 80 वर्ष तक जीवित रहे और लगभग 45 वर्ष तक लगातार उपदेश देते रहे। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा जो जगह अब कसया जिला बन गया है गोरखपुर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी वो मृत्यु प्राप्त किए। ठीक है, महापरिनिर्वाण बोलते हैं इसी चीज को। आइए व्याख्या देख लेते हैं। जानिए, अगर बोला जाए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया से हुआ था, वो तो सब लोग जानते हैं। महापरिनिर्वाण बोला जा रहा है कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो वो कुशीनगर से किया था। ये देवरिया जिला के अंतर्गत आता है। आइए जान लीजिए गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ और बातें। गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ऐसा सबको पता ही है, आपको भी पता होगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के पास एक लुम्बिनी वन पड़ता है में हुआ था। 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध और तथागत कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध और तथागत कहा जाने लगा। उनका पहला जो उपदेश हुआ था वो सारनाथ में हुआ था, जिसको भी याद रखिएगा। उन्होंने ज्यादातर उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध 80 साल की उम्र में देवरिया के जिले के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। क्वेश्चन पूछा गया था। गौतम बुद्ध यानी कुशीनगर गौतम बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल है। ठीक है, याद रखिए, ये यूपी में पड़ता है।
कबीरदास जो है ने निर्वाण यानी मुक्ति, निर्वाण का महापरिनिर्वाण का मतलब यही होता है कि देश दुनिया को त्याग देना। तो कबीरदास ने निर्वाण मगहर से प्राप्त किया। निर्वाण का मतलब है कि परम मुक्त प्राप्त करना, अर्थात 84 लाख योनियों में वापसी नहीं। प्राचीन काल में पाखंड भरी मान्यता थी कि काशी में करौत से गर्दन कटवाने से मुक्ति मिल जाती है। मगहर के विषय में पाखंड भरी मान्यता है कि जिसकी मृत्यु मगहर में होती है उसे जन्म जो मिलता है गधे का जन्म होता है, ऐसी मान्यता थी उस टाइम। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कबीरदास ने निर्वाण या महापरिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त किया, तो मगहर इज राइट आंसर हो जाएगा, मगहर। ठीक है, काशी मगहर। अगला क्वेश्चन कहता है जातक कथाएं क्या है, राजाओं की कहानी, गणेश की कहानी, काली की कहानी या बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा ही जातक कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, केरल। केरल इज राइट आंसर। 29 अप्रैल 1848 को केरल का एक गांव पड़ता है किलीमन्नूर में जन्म हुआ था राजा रवि वर्मा का। ऐसे राज परिवार से संबंध थे जिनके त्रावणकोर राज घटनाएं के निकट के संबंध थे। आप ध्यान दीजिएगा, राजा रवि वर्मा की एक मूवी भी आई हुई है रंगरसिया, जिसमें उनका बायोग्राफी है पूरा। ठीक है, अब क्या हम बता ही दिया, राजा रवि वर्मा केरल के रहने वाले हैं, किलीमन्नूर गांव का नाम है उनके। 29 अप्रैल 1848 में उनका जन्म हुआ था। मधुबनी लोकचित्र किस राज्य में है, तो बिहार में है। आसान सा क्वेश्चन है। और ये मधुबनी आपका दरभंगा और मधुबनी खुद जिला पड़ता है, वहाँ पे है। जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर है, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, आगरा। तो जे स्कूल ऑफ आर्ट जो आपका पड़ता है महाराष्ट्र यानी मुंबई में पड़ता है। यह कला महाविद्यालय एनाल फिस्टून इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री में विलियम जेरी द्वारा सन 1857 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। वर्तमान की अगर हम बात करें 1878 ईस्वी में वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर इसका नाम सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया गया है। 1890 ईस्वी में यह कला विद्यालय मुंबई सरकार के अधीन हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था, तो आपको पता है ये बिहार में पड़ता है। नालंदा एक जिला भी है जहाँ से अभी वर्तमान टाइम में जो हमारे सीएम है नीतीश कुमार वो वहीं से आते हैं। बिहार और पटना के दक्षिण पूर्व में अगर आप जाएंगे में तथा राजगीर से 11 किलोमीटर उत्तर की ओर एक पड़ता है बड़का गांव के पास ही नालंदा विश्वविद्यालय है, जो अभी खंडहर के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर है। प्राचीन काल में अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय को एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की मान्यता थी, अभी उसको फिर से वही मान्यता चालू कर दी गई है। यूनिवर्सिटी का डेकोरेशन हुआ है, आप देख सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही माता सरस्वती का फिगर बनाया। जितने भी आप देवी देवता का पूजा करते हैं उनका चित्र उन्होंने ही बनाया था। तो वही राजा रवि वर्मा ही हैं जिन्होंने पौराणिक चित्रों के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे भारत का कला भवन संस्थान के निदेशक कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा जो भारत का कला भवन के संस्थापक और निर्देशक हैं उनका नाम है राय कृष्णदास। और भारतीय कला भवन की बात करें तो वाराणसी में है। कहाँ पे, वाराणसी में भारतीय कला भवन कहाँ पे है, वाराणसी में। और भोपाल में क्या है, भारत कला भवन या भारत कला संग्रहालय। तो आप बताएंगे कहाँ पे, भोपाल में पड़ता है ये। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए भारत भवन संस्थान कहाँ पे है, तो आप क्या बताएंगे। देखिए हम करेक्शन कर देते हैं और लिख भी देते हैं। अगर आपसे पूछे भारत कला भवन या संग्रहालय, तो ये आपका हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। भारत कला भवन या भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी, भारत भवन संग्रहालय तो भोपाल। केवल भारत भवन संग्रहालय, भारत भवन संग्रहालय तो आप भोपाल बताइएगा। लेकिन अगर भारत कला भवन संग्रहालय आपसे बोला जाए तो वाराणसी बताइएगा। आगे बढ़िए। भारत प्रसिद्ध चित्र गर्निका को चित्रित किसने किया है, तो कई बार हम इस पर डिस्कशन किए हैं प्रीवियस ईयर में, पाब्लो पिकासो इज राइट आंसर। पिकासो के अति यथार्थवादी एवं घनवादी माने जाते हैं ना, तो वही कहा जा रहा है। शैलियों का भावनापूर्ण उत्कर्ष उनके 1937 में बनाए गए विश्वविख्यात चित्र गर्निका में देखने को मिलता है। इसका फिगर भी हम दिखा दिए हैं। विख्यात कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में है, कोणार्क का मंदिर तो आपको पता ही होगा उड़ीसा में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सूर्यमुखी चित्रित किया है पिकासो ने, वान गान ने, गोया ने या रैफेल ने, तो निश्चित तौर पर इसका राइट आंसर लगाइएगा वान गान ने किया है। ठीक है,
सूर्यमुखी का जो है चित्र, सूरजमुखी का जो चित्र बनाया है वो वान गान ने बनाया है। ठीक है, इसके अलावा जिस प्रकार रोल गार्निका का है, गेवरनिका जो पाब्लो पिकासो ने बनाया है, सेम टू सेम उसी तरह योगदान अगर हम बात करें सूरजमुखी के फूल का वान गान की पेंटिंग है। ठीक है, आप इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। कहा जाता है कि पिछले 100 सालों में सिर्फ 2 ही चित्र अत्यधिक लोकप्रिय हुए, पिकासो की पेंटिंग, पाब्लो पिकासो की पेंटिंग गर्निका, और वान गान की जो वान गाग की पेंटिंग है सूरजमुखी के फूल। तो आप इसे याद रखिएगा। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी लोग बताइए कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है सित्तनवासल, सिगिरिया, जोगीमारा, खजुराहो। तो आप जान लीजिए कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो खजुराहो में है। कहाँ पे है? खजुराहो में। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसका आंसर आप कंदरिया महादेव मतलब भगवान शंकर जी का नाम है ये, आप जान सकते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा तथा अच्छा मंदिर है। यह मंदिर 3.90 मीटर ऊंचे एक अधिक खास चबूतरा बोलते हैं पर बना हुआ है। कितना? 3.90 मीटर ऊंचा चबूतरा है जिस पर जाने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था है। ठीक है, इसके निर्माण का काल 1025 से 1060 के बीच माना जाता है। तो कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? खजुराहो में पड़ता है। आप देख सकते हैं कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर है। मूलतः शिव मंदिर है। मंदिर का निर्माण 999 कब? 999 आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 999 ईस्वी में राजा का नाम क्या है? राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था। इसकी लंबाई 102, चौड़ाई 66 और ऊंचाई 101 है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये कंदरिया महादेव का मंदिर है जो खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, भगवान शंकर का ये मंदिर है। इस जो पिलर की ऊंचाई जो चबूतरा बना है ना, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस ये जो है इसकी लंबाई वो है, मैंने आपको बताया था 3.9 मीटर है। ये है इनकी ऊंचाई। इसको चढ़ने के लिए आप देख रहे हैं सीढ़ी लगा हुआ है, सीढ़ी के द्वारा चढ़ा जाता है। भगवान शंकर का इसमें भगवान शंकर का ये अंदर है, मतलब लिंग वगैरह जो बना हुआ है जिस पे पूजा पाठ होती है भगवान शंकर जी का है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसका निर्माण धंग देव चंदेल ने करवाया था 999 ईस्वी में, है ना, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कीर्ति स्तंभ कहाँ है? बीजापुर में, जयपुर में, ग्वालियर में, चित्तौड़गढ़ में। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ यानी राजस्थान में है कीर्ति स्तंभ। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, कीर्ति स्तंभ जो है चित्तौड़ में कहाँ पड़ता है? चित्तौड़। आइए, कीर्ति स्तंभ के बारे में अगर हम बात करें और आपको बताएं तो कीर्ति स्तंभ कहाँ पे है? कीर्ति स्तंभ आपका राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में है। यह एक मीनार है। इसे भगीरवाल जैन व्यापारी जीजाजी कठोट ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। यह विजय स्तंभ से भी पुराना है। कीर्ति स्तंभ से जुड़ी कुछ खास बातें, इसकी जो अगर हम ऊंचा बोलेंगे तो 22 मीटर ऊंचा है। इसमें 7 मंजिल है। इसमें 54 चरणों वाली सीढ़ी है। इसमें जैन ग्रंथ या पंथ से जुड़े चित्र हैं। यह स्तंभ पहले जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। चित्तौड़गढ़ किले में बना विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराने के लिए बनवाया था। ठीक है, और आप जान सकते हैं इसके अलावा सैलाना भी एक कीर्ति स्तंभ है जो राजस्थान में ही पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है गुप्त काल में सर्व प्रमुख विशेषता है मूर्तिकला, मंदिरों का निर्माण, चित्रकला, काष्ठ कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदिरों का निर्माण, क्योंकि गुप्त कला में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण ही हुआ है। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के समय में ज्यादातर जो है चित्रकला फैली। अकबर के समय में तो अकबर जो है अपने दरबारियों का चित्र वगैरह बनवाया करता था, लेकिन अकबर के बाद आपको पता ही है कौन आया। अकबर के बाद सबसे पहले आप याद रखिए क्रम, बाबर, बाबर के बाद उसका लड़का हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, शाहजहां के बाद लास्ट में औरंगजेब। तो ये क्रम याद रखिएगा। तो अकबर के बाद आ रहा है कौन? जहांगीर। तो जैसे आज की टेक्नोलॉजी ज़्यादा एक्टिव हो रही है, इसके पहले उतना कहाँ एक्टिव था, तो आने वाला समय एक्टिव वाला ही होगा। तो उस समय अगर कहा जाए कि मुगल शैली के व्यक्ति चित्रण का विशेष स्थान किसके समय हुआ, तो जहांगीर।
आगे हम बात कर लेते हैं। कला मर्मज्ञों का मत है कि मुगल शैली का चरमोत्कर्ष रूप जहांगीर-कालीन व्यक्ति चित्रों में ही उपलब्ध होता है। इन चित्रों में परिमार्जित टेक्नोलॉजी तथा सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के द्वारा चित्रण व्यक्ति का स्वभाव प्रस्तुत किया गया है। रानियों, राजकुमारों, राजकुमारियों तथा गणिकाओं आदि के भी चित्र अंकित हुए। इन चित्रों का काव्य अथवा इतिहास ग्रंथ से कोई संबंध न था, इसलिए जहांगीर काल में पुस्तक चित्रों की अपेक्षा स्फुट चित्र ही अधिक निर्मित हुए, जिनके मुरक्के चित्राधार एल्बम बनाते थे। जहांगीर ने एक बहुत छोटे आकार के व्यक्ति चित्र की परंपरा भी आरंभ की थी, जिसमें पगड़ी पर पहना या गले में लटकाया जाता था। अभ्रंक अथवा हाथी दांत पर अंकित किया जाता था। इसका स्रोत आप गिरिराज सिंह अग्रवाल की किताब में मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बंगाल शैली के कलाकार नहीं है सुरेंद्र कौर, शैलेंद्र, रथिन मिश्रा या मुकुल दे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये रथिन मिश्रा जो है ये बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। ठीक है, रथिन मिश्रा बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। सुरेंद्र कौर बंगाल शैली के हैं, शैलेंद्र हैं, मुकुल दे हैं। तो रथिन मिश्रा जो है वो कलकत्ता ग्रुप के प्रमुख कलाकार थे। ठीक है, कलकत्ता ग्रुप के कलाकारों में ने बंगाल शैली की नाटेलिज्म भावुकता से मुक्त होने की कोशिश की और एक नई विचारधारा का प्रचार किया, जिसमें पूर्व व पश्चिम का संश्लेषण किया गया था। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए आपको बताना है। पहला क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित हैं, ये बिल्कुल सही है। श्रीमती एन राजन वायलिन से संबंधित हैं, ये भी बिल्कुल सही है। श्री अजमत अली खां, देखिए ये अजमत अली खां जो है ये सितार वादक नहीं है, तो है क्या ये हैं आपके सरोद वादक। क्या है, सरोद वादक हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलान किया हुआ है श्री अजमत अली खां, ये सरोद वादक रहेगा। ठीक है, अगला है इसमें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जा रहा है। श्री अजमत अली खान जो सितार लिखा हुआ है, सितार ना होकर ये सरोद रहेगा। ठीक है, श्री अजमत अली खान सरोद वादक हैं, सितार वादक नहीं। और क्या और विकल्प सारा सही है। उस्ताद जाकिर हुसैन बड़े फेमस है तबला बजाने के लिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। श्रीमती एन राजन वायलिन बजाती हैं ये, और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, बहुत फेमस है। हरि मतलब भगवान के रूप में आप समझ लीजिए, जैसे भगवान विष्णु को आप देखे होंगे बांसुरी बजाते हुए बचपन में, तो उसी प्रकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, नाम भी सेम है, वो बांसुरी वादक हैं। श्री अजमत अली खान ये सरोद है, सितार नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है। अष्टभुजाकार, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, बिल्कुल सही है। मोती मस्जिद आपका आगरा में। ठीक है, अटाला देवी जौनपुर, अटाला देवी जौनपुर। आइए आगे, अटाला देवी जौनपुर हो गया, और सलीम चिश्ती का मकबरा आगरा। लेकिन यहाँ पे हमसे देखिए पूछा क्या क्वेश्चन में है, अष्टभुजाकार जो बना हुआ है, जैसे शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में अगर आप गए होंगे, बिहार में पड़ता है, तो ये अष्टभुजाकार है ना, लगभग 8 भुजाओं से बना हुआ, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। दिया तो सब सही है, मोती मस्जिद जो आपका आगरा में है, अटाला देवी जौनपुर में है, और सलीम चिश्ती का मकबरा आगरा में है, तो चीजें सारी सही हैं। लेकिन इसमें जो है आपको सही करना है मिलान। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, और यही मकबरा अष्टभुजाकार है, 8 भुजाओं वाला है। कला किस भाषा का शब्द है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी। तो याद रखिएगा, कला जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत जो देवताओं की भाषा बोली जाती है ना। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला शब्द की उत्पत्ति विद्वानों ने अनेक प्रकार से की है। संस्कृत में कला शब्द की सिद्धि कल धातु से हुई है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई। प्रागैतिहासिक बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट है। यूपी की मिर्जापुर इज राइट आंसर। भारत में अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक चित्रों का जो खोज हुआ है वो मिर्जापुर यूपी। ठीक है, यूपी याद रखिए, उत्तर प्रदेश। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज मिर्जापुर क्षेत्र में हुई। आर्चीवाल आर्चीवाल कार्लाइल तथा जॉन कॉनबर्न ने 1880 ईस्वी में इसी क्षेत्र के कैमूर
पहाड़ियों से प्रागैतिहासिक चित्रों की को खोज निकाला था। यही दो विद्वान थे, पुरातत्वविद बोल सकते हैं इनको आप, ठीक है, जिन्होंने जो है खोज निकाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार से प्राप्त मिले हैं? तो आप बताइए, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? पशुओं के चित्र मिले हैं, आर्किड के चित्र मिले हैं, मनुष्यों के चित्र मिले हैं, औजारों के चित्र मिले हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक की बात हो रही है ना। आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में जो सबसे अधिक हमको चित्र मिले हैं वो आर्किड के चित्र मिले हुए हैं। कोई सुअर का वध कर रहा है, कोई कहीं घायल सुअर है, कहीं जो है भैंसे का कई लोग आखेट कर रहे हैं, धनुष लेके मार रहे हैं, कहीं भालू को मारा जा रहा है, कहीं बैल को मारा जा रहा है। तो इस प्रकार के आखेट के चित्र आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, आप इसकी व्याख्या भी एक बार पढ़ लीजिए। आदिम मनुष्य के चित्रों की प्रमुख विषय वस्तु आखेट ही रही है। उनमें या उसने बारहसिंहा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, विलियम जेम्स, राखालदास बनर्जी। अगर हम बात करें, जो अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की है वो जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की है। तो जेम्स प्रिंसेप इज राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837, टाइम भी याद रखिएगा, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला है, पहाड़ी स्कूल या कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध है। याद रखिएगा, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल का जो संबंध है वो चित्रकारी से है। इससे है, चित्रकारी से है। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल मध्यकालीन चित्रावली या चित्रकला शैलियां हैं। तो ये आपका हो जाएगा चित्रकारी से। ठीक है, अगला है, अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? तो याद रखिएगा, दिल्ली में है, दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे है? दिल्ली में। राजस्थान के मकराना संगमरमर के से सफेद फूल के आकार में बना लोटस टेम्पल बहाई संप्रदाय द्वारा निर्मित है। यह दिल्ली में कालका जी पहाड़ी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, कमल जैसा आकृति आप जानते होंगे, लोटस टेम्पल गए होंगे दिल्ली में घूमने कालका के पास, तो वहीं पे आपको मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे दूर से दिखता होगा कि लोटस जो खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जिस सिचुएशन में रहता है उसी सिचुएशन में उसको रखा जाता है। इतना लाइटिंग किया गया उसमें, तो मैं खुद गया हूँ देखने के लिए। मैं डाल दूंगा वीडियो वगैरह भी, फोटो वगैरह भी, आप देख लीजिएगा। अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? तो दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर। और इसमें जो संगमरमर यूज हुआ है वो राजस्थान के मकराना संगमरमर से सफेद फूल के आकार में बना लोटस टेम्पल बहाई संप्रदाय द्वारा निर्मित। पूछा जाए कौन से संप्रदाय ने इसको बनाया है, तो बहाई संप्रदाय द्वारा निर्मित है। यह दिल्ली में कालका जी पहाड़ी पर स्थित है। नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किस को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया? आखेट, कृषि, व्यापार, मछली पालन। तो नवपाषाण काल में जो कृषि को अपनाकर, किसको? कृषि को। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का उत्पादन तथा पशुओं को पालतू बनाने का कार्य सर्वप्रथम आरंभ हुआ। कृषि कार्य में सहायता के लिए चिकने तथा चमकदार नवपाषाणिक उपकरणों का निर्माण किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? लोथल, कालीबंगा, बनावली, गिरिनगर। तो याद रखिएगा, गिरिनगर जो है वो हड़प्पा संस्कृति का नहीं था, जबकि लोथल, कालीबंगा और बनावली ये सब जो है हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त किए गए नगर हैं। गिरिनगर जो है हड़प्पा संस्कृति से नहीं प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 1921 में दयाराम साइनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। सबसे पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदड़ो का निर्माण 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। यह दुनिया के सबसे पहले प्रमुख
शहरी केंद्रों में से एक था। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ और प्रमुख शहर हड़प्पा, चन्हुदड़ो, धौलावीरा। भारत में खोजा गया सबसे पहला हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है। यह हरियाणा के हिसार जिले में है। राखीगढ़ी कहाँ पे? हरियाणा में पड़ता है, हिसार जिला। राखीगढ़ी के 2 और टीले खोजे गए, जिस कारण यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल बन गया। धौलावीरा को सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। यह मरुभूमि वन अभयारण्य के अंतर्गत के अंदर खादिर बेट द्वीप पर है। तो ये आप जान लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, गिरिनगर जो है वो आपका पड़ेगा बेंगलुरु में, ठीक है। ये राइटर्स कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है गिरिनगर को। दक्षिण पश्चिमी बेंगलुरु में एक भारतीय आवासीय क्षेत्र है जो मैसूर रोड के बहुत करीब है। यह मध्यम आकार का इलाका पश्चिम में नयन हद्दी, उत्तर में ब्यातारायणापुरा और इसी प्रकार दिया हुआ है। तो गिरिनगर जो आप याद रखिएगा बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलुरु में, ठीक है। आगे बढ़िए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, आप पढ़ सकते हैं, शंकु चौधरी कौन थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, छायाकार थे या ग्राफिक कलाकार थे? तो याद रखिएगा जो शंकु चौधरी हैं वो क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये मूर्तिकार है। शंकु चौधरी क्या है? मूर्तिकार। आप इनका डिटेल चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर हैं? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ध्यान दीजिएगा, जो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष हमको मिले हैं वो पाकिस्तान से मिले हैं। क्योंकि आपको पता है जब भारत हमारा आज़ाद, यानी भारत और पाकिस्तान एक थे, उस दौरान आप ज़्यादातर पार्ट जो हमारे हैं वो पाकिस्तान में चले गए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, चिकनकारी संबंधित है चित्रकला से, वस्त्रकला से, पाक कला से या गृह सज्जा से? तो वस्तुकला हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? वस्तुकला। वस्तुकला इज राइट आंसर हो जाएगा। चिकनकारी जो है वो वस्तुकला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से मोम का प्रयोग किस विधि में चित्रकारी किया जाता है? मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा है, निम्न में से मोम का प्रयोग, मोम मतलब मोमबत्ती, मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्र कार्य किया जाता है? कोलाज चित्रण, भित्ति चित्रण, बाटिक चित्रण या फैब्रिक चित्रण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाटिक चित्रण। बाटिक चित्रण का कार्य जो होता है ना, सबसे बेटर होता है सूती कपड़ा पर, और सूती कपड़ा पर आप सरलता से ये जो बाटिक चित्रण है वो कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? आप क्लियर होगा। और इस कपड़े पर आपको मोम लगाते समय, रंग करते समय और कपड़े पर मोम उतारते समय कोई कठिनाई नहीं होती है। तो याद रखिएगा बाटिक चित्रण इज बेस्ट चित्रण। अगर आपको मोम का प्रयोग करके कोई चित्र बनाना हो तो आप बाटिक चित्रण करिए, वो सबसे बढ़िया होगा, और ये सबसे बढ़िया सूती कपड़े के ऊपर होता है। अगला, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? पाकिस्तान की है, ईरान की है, अफगानिस्तान, इराक? तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो इराक की सभ्यता है। किसकी सभ्यता है? इराक की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समानता पेंसिल में कौन सा सामग्री प्रयुक्त होता है? सबसे आसान क्वेश्चन है, ग्रेफाइट होता है। जो उसके नोक में पाया जाता है पेंसिल की, ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं लाल पीला, नीला हरा, काला सफेद या लाल काला? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है शीतल प्रभाव, जिस रंग से हमको शीतलता महसूस होती है। आप नीला रंग ले लीजिए और हरा रंग ले लीजिए। दीवार पे अगर मान लीजिए नीला रंग पेंटिंग है, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा नीले रंग से। हरा रंग पेंटिंग है दीवार पे, बहुत अच्छा लगेगा। तो शीतलता के रूप में माने जाते हैं नीला और हरा। ये 2 रंग है, बहुत बेहतरीन रंग होते हैं, जिससे शीतलता हमको मिलती है। जैसा कि अगर आप जान लीजिए कि आकाश हमारा कैसा है? नीला है। तो हमको कैसा लगता है? कभी कभी अब रात में जब सोइए आकाश की तरफ देखिए, बहुत आसान, बहुत अच्छा लगता है। हरा भी रहेगा, पेड़ पौधे हरे होते हैं, देख के कितना अच्छा लगता है। किसी गार्डन में चले जाइए, वहाँ पे हमको शीतलता महसूस होती है। सुबह सुबह लोग टहलने घूमने बगीचे में या फील्ड की तरफ क्यों जाते हैं? यही सब रीजन होता है, शीतलता महसूस होती है। अगर हम बात करें जो गर्म रंग है या उष्ण रंग है, तो उसमें कौन कौन से रंग आएंगे गर्म रंग में? तो आप जान लीजिए गर्म रंग में हमेशा आएगा आपका कौन कौन सा रंग? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। लाल और नारंगी। लाल रंग खतरा का निशान है ना, लाल और नारंगी, ये दोनों रंग जो है वो उष्ण रंग होते हैं, गर्म रंग होते हैं। और अगर हम बात करें पीला और बैगनी, ये तो न तो उष्ण है और न ही शीतल है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नील हम ओस्टवार्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है? 3, 7, 5, 8? तो ध्यान दीजिए, जो ओस्टवार्ड थे उन्होंने जो रंग चक्र प्रस्तुत किया है वो किया है 8 रंग का। कितने? 8। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। जो सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान थे जिनका नाम प्रोफेसर नील हम
ओस्टवार्ड था, उन्होंने 8 रंगों का जो चक्र है वो प्रस्तुत किया है। आप इसको याद कर लीजिएगा। थोड़ा इसकी व्याख्या आप सुन सकते हैं। देखिए, जो हमारे सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान ओस्टवार्ड हैं, उन्होंने 8 आदर्श रंगों का एक जो चक्र कल्पित किया था, जिसमें अगर हम बात करें शुद्धतम और चमकदार जो 4 वर्ण थे या जो 4 प्रधान वर्ण हैं, वो कौन-कौन से हैं? पीला, लाल, नीला, हरा। अभी हमने ऊपर बताया नीला और हरा जो होता है वो शीतलता रंग प्रदान करता है, और पीला और लाल जो होता है वो गर्म रंग की श्रेणी में आता है, पीला नहीं, लाल और नारंगी। तो यहाँ पे हम इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जिसमें शुद्धतम और चमकदार 4 प्रधान वर्ण कौन-कौन से हैं? पीला, लाल, नीला, हरा। एवं अगर हम बात करें अप्रधान वर्ण कौन-कौन से हैं? नारंगी, बैंगनी, नीलमणि और पीताभरा, ये माने गए हैं। और ऐसा जो है, जो नीलहम ओस्टवार्ड उन्होंने माना है। आप इसकी पूरी व्याख्या यहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो रोक के आप एक बार पढ़ लीजिए। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन, जी आर संतोष थे चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार या संगीतकार? तो आप जान लीजिए जी आर संतोष के बारे में, जिनका अगर हम पूरा नाम बताएं जी आर संतोष का, तो गुलाम रसूल संतोष। ठीक है, ये क्या थे? भारत में तांत्रिक कला को स्थापित करने वाले। अगर हम किसी की बात करें तो वो थे गुलाम रसूल संतोष, यानी जी आर संतोष। हम पूरे उनका नाम पूरे गर्व और गौरव के साथ नाम ले सकते हैं, क्योंकि वे चित्रकार थे ही थे। मतलब चित्रकार के साथ साथ वे कश्मीरी भाषा के कवि और उपन्यासकार भी थे, बहुत महान आदमी थे। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा अभी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मूर्तिकार। ठीक है, जी आर संतोष, यानी इनका पूरा नाम गुलाम रसूल संतोष, इनको भी याद रखिएगा। सॉरी क्षमा चाहते हैं, मूर्तिकार नहीं, चित्रकार। अभी हमने व्याख्या में भी बताया आपको, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, चित्रकार। क्योंकि हमने अभी बताया कि जी आर संतोष यानी इनका नाम गुलाम रसूल संतोष का नाम हम लोग बड़े गर्व के साथ लेते हैं, क्योंकि भारत में उन्होंने तांत्रिक कला को स्थापित किया था। ठीक है, और ये चित्रकार थे, चित्रकार के साथ साथ ये कश्मीरी भाषा के कवि और उपन्यासकार भी थे। मूर्तिकार नहीं होगा, चित्रकार इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौक पूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है, महाराष्ट्र की है, गुजरात की? आप लोग उत्तर बताइए। चौक पूर्णा, ये देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसा कि चौक पूर्णा अभी जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन आप जान लीजिए इसको हर राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम बंगाल में जाएंगे तो इसे आप बोलेंगे अल्पना, महाराष्ट्र में जाएंगे तो रंगोली बोलेंगे, राजस्थान में जाएंगे तो मांडला बोलेंगे, गुजरात में जाएंगे तो साथिया बोलेंगे, और उत्तर प्रदेश में तो चौक पूर्णा बोलते ही हैं। बिहार में अगर आप जाएंगे तो अहपन बोलते हैं या अहपन कहते हैं। वो गढ़वाल में अगर आप जाएंगे ना, गढ़वाल यानी उत्तराखंड में, तो अपना कहते हैं, आपना। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। इसकी व्याख्या आप पढ़ लीजिए अच्छे से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, उत्कीर्ण छापाकृति को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए इसको। उत्कीर्ण छापाकृति को क्या कहते हैं? इनले कहते हैं, इंटेको कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, इंटैग्लियो कहते हैं। तो उत्कृष्ट छापाकृत को इंटैग्लियो कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटैग्लियो। और इंटैग्लियो का मतलब होता है आकृति उत्कीर्णन, है ना, दिया है ना। उत्कीर्ण छापाकृत का अर्थ क्या है? इंटैग्लियो यानी आकृति उत्कीर्णन। देखिए सबका अर्थ समझ लीजिए। इनले जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, इनले का अर्थ क्या होता है? जड़ाऊ काम, जड़ाऊ काम। अगला सेकंड में ऑप्शन में जो दिया है इंटनको का मतलब क्या होता है? अंतिम प्लस्तर, अंतिम प्लस्तर। और इंट्यूशन का क्या मतलब होता है? अंतर ज्ञान। तो ये क्लियर हो गया, आप याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? राजा रवि वर्मा, अवनेन्द्र नाथ ठाकुर, नंदलाल बसु, यामिनी राय? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बता सकते हैं यामिनी राय। यामिनी राय राइट आंसर हो जाएगा। अब जानिए, थोड़ा व्याख्या समझिए। जो यामिनी राय हैं ने अनुकरण की प्रचलित धारणा को तोड़कर बंगाल की लोक कला को अपनी निजी अनुभवों का जामा पहनाया और एक विशिष्ट लोकोन्मुख कला शैली का विकास करना आरंभ कर दिया। अब इसकी एक बार पूरी व्याख्या पढ़ लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार हैं। सूजा हैं, रजा हैं, राम किंकर बैज हैं या शंकु चौधरी हैं? तो याद रखिएगा राम किंकर बैज, राम किंकर बैज जो हैं वो संथाल परिवार के रचनाकार हैं। ठीक है, आप इनकी व्याख्या पढ़ लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 क्वेश्चन क्या कहता है? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
खजुराहो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पॉपुलर जगह है। तो ये जो खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर है वो मध्य प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, एमपी में है। आप जान लीजिए खजुराहो जो है वो नागर शैली के सबसे उल्लेखित मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे छतरपुर। ठीक है, कहां पे? छतरपुर। छतरपुर जिले में पड़ता है। खजुराहो या खजुराहा नामक स्थान पर स्थित है। दो नाम से जानते हैं, वहां के लोकल लोग खजुराहा बोलते हैं, बट हम लोग तो खजुराहो बोलेंगे क्योंकि वही पॉपुलर नाम, वही सटीक बैठ रहा है। तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर जिला पूछेगा आपसे कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, तो आप याद रखिएगा कौन सा जिला हो जाएगा? छतरपुर जिला हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई? क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाउड मोनेट। क्लाउड मोनेट ने ही जो है वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला बनाई थी। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, आए हुए क्वेश्चन है। हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस शहर को, कौन सा ऐसा सिटी है जिसे हम लोग नीली पॉटरी के नाम से जानते हैं? क्या बोलते हैं? नीली पॉटरी। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए किस शहर को या सिटी को नीली पॉटरी के नाम से जाना जाता है? क्या वो दिल्ली है, जयपुर है, लखनऊ है, अहमदाबाद है? तो ये राजस्थान में पड़ता है जयपुर। तो जयपुर ही जो है नीली पॉटरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, आपको पता ही होगा। तो जयपुर इज राइट आंसर। थोड़ा सा आप जान लीजिए नीली पॉटरी क्या है। 1963 ईस्वी में सवाई राम सिंह थे, शिल्पकला मंदिर जयपुर से संबंधित रहते हुए आपने कौन? सवाई राम सिंह जो शिल्पकला मंदिर है ना, सवाई राम सिंह जो संबंधित हैं, आपने नीली पॉटरी को पुनः जागृत करने का प्रयास किया। आपने इनमें नए नए प्रयोग किए और इस व्यावसायिक कला को पर्याप्त ऊंचाई एवं इसकी मूल्य वृद्धि करने का श्रेय प्राप्त किया। सनय सनय कृपाल सिंह ने आज इसे निजी शैली के रूप में विकसित कर लिया है और राष्ट्र के एकमात्र ब्लू पॉटरी चित्रकार होने का गौरव भी प्राप्त कर लिया है। कौन है ये एकमात्र? तो ये कृपाल सिंह है। ठीक है, और ये फेमस क्यों है नीली पॉटरी? जयपुर में है, जयपुर सिटी में है ये। आप इसकी व्याख्या पूरी पढ़ सकते हैं जो हमने पढ़ के आपको बता दी है। आगे क्या है? मुगल कला में, अगला क्वेश्चन है, मुगल कला में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन, मुगल काल में जो था चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर? आप लोग राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है मुगल काल में जो चित्रकला का जो प्रारंभ होता है वो अकबर के काल से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। तो आप इसमें अकबर को लगा सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जो अगर हम बात करें मुगल काल में जो शुरुआत हो रहा है ना, तो भारतीय भूमि पर जन्म लेने वाली अकबरी चित्र शैली जो थी, जिसे हम लोग मुगल चित्रकला कहते हैं, वो ईरानी परंपरा से उत्पन्न हुई। उत्पन्न किससे हुई? ईरानी परंपरा से हुई। किंतु भारतीय रंग में रंग कर इस शैली ने अपनी उत्कृष्ट विशेषता के कारण भारतीय चित्रकला के इतिहास में अपना विशिष्ट स्पेशल स्थान बना लिया। अगर हम बात करें हमजा चित्रों के बाद, अगर हमजा चित्रों के बाद अपने पूर्ण विकास कला या पूर्ण विकास काल में यह शैली काश्मीरी या कश्मीर, राजस्थानी तथा ईरानी विशेषताओं को आत्मसात कर एक नवीन एवं सुंदर रूप प्रकट कर ली। मतलब उसमें क्या क्या शामिल हो गया? कश्मीरी शैली भी हो गई, राजस्थानी शैली भी हो गई, ईरानी शैली भी हो गई। ठीक है, इसको आत्मसात कर लिया और एक नई शैली का विकास हुआ, जिसमें यही मुगल शैली जो पॉपुलर हुई। अकबर ने इसका, मतलब अकबर के टाइम में इसका उत्कर्ष हुआ और ये पॉपुलर सबसे ज्यादा जहांगीर के टाइम हुई थी, आगे विकसित होती गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी तृतीय। जो अशोक हैं उन्होंने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। देखिए अशोक एक महान राजा थे, उन्होंने केवल धर्म प्रचार का कार्य नहीं किया था, बल्कि उन्होंने धम्म में पड़ते हुए विभाजन को दूर करने का जी तोड़ कोशिश किया। ठीक है, ये जो आयोजन हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति का, पाटलिपुत्र में उसने बौद्ध विद्वानों का एक सम्मेलन आमंत्रित किया। कहाँ पे? जगह का नाम है पाटलिपुत्र, जो पटना के नाम से फेमस हो गया है। तो पाटलिपुत्र में उन्होंने, मतलब अशोक ने, सम्राट अशोक ने एक सम्मेलन आयोजित किया, आमंत्रित किया। और इस सम्मेलन का जो, यह सम्मेलन नंबर कौन सा था? तीसरा था। इसको जो है तिस्य, मोगलीपुत्र तिस्य ने इस संगीति का सभापति बना। वो जो मोगलीपुत्र तिस्य थे इस संगीत के सभापति थे। इसके अलावा अगर हम बात करें बौद्ध की टोटल 4 संगीति हुई थी। ठीक है, सारी चीजें हम बता देते हैं आपको। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो स्थान था राजगिरी,
इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और अजातशत्रु इसके शासनकाल के उस समय हुआ करते थे, मतलब शासनकाल से संबंधित थे। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, इसके अध्यक्ष थे सबाकामी और इसके शासनकाल था उस समय कालाशोक का। मतलब किसका, कौन से राजा चल रहे थे शासनकाल का, मतलब यही हुआ। जैसे पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगिरी में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, लेकिन राजा थे उस समय के शासनकाल के अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, इसके अध्यक्ष थे सबाकामी और इसके शासनकाल था कालाशोक का। तीसरी बौद्ध संगीति थी पाटलिपुत्र जो पटना में है, मोगलीपुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे और अशोक का शासनकाल था। चौथी कुंडलवन काश्मीर में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र जी और शासन था कनिष्क का, तो ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें बौद्ध संगीति, टोटल 6 हुई थी। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगीर के सप्तपुरी गुफा में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। तीसरी 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। चौथी जो है 72 ईस्वी काश्मीर के कुंडलवन में। पांचवी 1871 ईस्वी म्यांमार के मांडले में। छठी जो है 1954 बर्मा के कावी यंगून में। तो ये पांचवी और छठी उतनी महत्वपूर्ण नहीं रखती है, लेकिन 4 ऊपर के 4 महत्वपूर्ण है। उसमें शासनकाल किसका रहा और अध्यक्ष कौन रहे, ये सारे मायने रखते हैं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो एलोरा की अगर हम बात कर लें तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं, कितनी गुफाएं, 34 गुफाएं हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं। अब जान लीजिए 34 गुफाएं तो हैं एलोरा में, और एलोरा जो है आपका महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। 34 में अगर हम बात करें 17 जो गुफा है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा जो 5 गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है, और इसके अलावा लास्ट में अगर हम जोड़ लें तो 12 गुफा बचता है ना, 12 जो गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो 17 हिंदू, 5 जैन, 17 5 आप जोड़ लेंगे कितना होगा, 17 3 20 और 22 और 22 12 34। तो अब क्लियर है। तो 34 गुफाएं हैं एलोरा में, और एलोरा जो पड़ता है वो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी औरंगाबाद जिला में महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, हिंदू बौद्ध और जैन। आप देख सकते हैं हिंदू बौद्ध और जैन, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी है, सूजा, पिकासो, रेम्ब्रा, राजा रवि वर्मा। तो याद रखिएगा जो द नाइट पेंटिंग इसका हिंदी होता है रात का पहरा। तो द नाइट पेंटिंग के जो चित्रकार हैं वो रेम्ब्रा हैं, और इनकी जो शुरुआत हुई थी वो 1644 के बाद जो रेम्ब्रा की कला है उनकी जो है एक नया मतलब आश्चर्यजनक उन्मुखता उनमें आई थी, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। द नाइट वॉच पेंटिंग रेम्ब्रा की है, इसका हिंदी मतलब होता है रात का पहरा। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, जयपुर। प्राचीन की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। भारतीय चित्रकला के जो है प्राचीन केंद्र गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। आगे बढ़िए। कामसूत्र के रचयिता हैं वात्स्यायन, भरत मुनि, यशोधर पंडित, श्री कुमार। तो सबको पता होगा कामसूत्र के जो रचयिता है वो वात्स्यायन है। कौन है, वात्स्यायन। तो वात्स्यायन जो है कामसूत्र के रचयिता हैं। कामसूत्र की रचना जो है वात्स्यायन ने की थी, आपको पता ही होगा। इसकी जो रचना काल अनुमानतः 6000 ईसा पूर्व बताया जाता है। कामसूत्र एक प्रकार की समस्त कलाओं का एक विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। अब तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर कलाओं का वर्णन सर्वप्रथम कामसूत्र में ही क्रमबद्ध रूप से मिलता है। जो कलाएं हैं, कलाओं का जो वर्णन है वो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो कामसूत्र में ही मिलता है। तो कामसूत्र के रचयिता कौन है, वात्स्यायन। अगला है होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है, होली फैमिली की बात हो रही ना, क्या बात हो रही, होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है। तो उनका नाम क्या है, माइकल एंजिलो हैं जो होली फैमिली पेंटिंग के चित्रकार हैं। अगर हम बात करें द होली फैमिली शीर्षक चित्र माइकल एंजिलो ने अपने संरक्षक एंजिलो टोली के लिए 1503 में बनाया था। इनके संरक्षक यानी जो इनका रक्षा करते हैं, जैसे आजकल के लोग जो है संरक्षक में रखते हैं लोग, क्या बोलते हैं उसको, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो मोटे तगड़े होते हैं साथ में लेके चलते हैं, तो वही थे, तो वही उनके संरक्षक थे। द होली फैमिली पेंटिंग के चित्रकार हैं तो माइकल एंजिलो, और इन्होंने जो है अपने संरक्षक एंजिलो टोली के लिए 1503 में इसको बनाया था। 1503 में संरक्षक का नाम क्या था, एंजिलो टोली, ठीक है। इतने महान लोग हैं, इस संरक्षक के लिए भी पेंटिंग बना दे रहे हैं। रौद्र रस का रंग क्या है, बताइए। कोई क्रोधित है तो उसका चेहरा कैसा हो जाएगा, कोई गुस्से में क्रोधित है तो ये तो रौद्र मतलब एकदम वही रौद्र रूप धारण करने वाला हो गया सिस्टम, तो ये लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल। रौद्र रस का जो रंग है वो लाल होता है, रेड रंग होता है, ठीक है। प्रकृति के विभिन्न रंग विभिन्न रस के प्रतीक हैं। श्याम रंग अगर हम कहेंगे
तो श्रृंगार का प्रतीक है। श्याम मतलब जो कृष्ण जी थे श्याम श्याम रंग के थे, तो उनका जो रंग होता है वो श्रृंगार का प्रतीक है। लाल मतलब क्रोध यानी रौद्र। और अगर हम वीर रस की बात करें, वीर रस में भी आपका लाल आ जाता है, जैसे हनुमान जी थे ना, तो लगभग लाल उनका रंग रहता है। तो लाल, रौद्र और वीर रस का जैसे हनुमान जी। अगर हम भूरा की बात करें तो करुण रस, भूरा करुण रस का पहचान कराता है। काला, काला आदमी बहुत भयानक होता है, तो काला जो है भयानक, जैसे यमराज। अगर नीला की बात करें तो विभत्स का वर्णन कराता है। तो पीला अद्भुत, अद्भुत रंग है, विष्णु जी हैं पीले रंग में, अद्भुत अद्भुत। और नीला विभत्स, नीला क्या है, विभत्स। अगर हम काला की बात करें तो काला भयानक। अब यमराज जी को कोई देख ले तो भयानक लगेगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सम्राट अशोक की राजधानी थी, महान सम्राट अशोक की राजधानी तो आपको पता ही है पाटलिपुत्र थी, तो इसको पाटलिपुत्र मान लीजिए। और इस समय पाटलिपुत्र को ही हम लोग पटना कहते हैं ना, पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं, पटना कहते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला कह रहा है इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे, हिंदी, देवनागरी, संस्कृत या पाली। तो याद रखिएगा इंडो आर्य ब्राह्मण की प्रजाति मानी जाती है कि ब्राह्मण इन्हीं से उपजे हैं। तो अगर हम बात करें तो संस्कृत, संस्कृत इज राइट आंसर हो जाएगा। इनकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। भारतवर्ष में, आप इसे टिक लगा लीजिए पहले, संस्कृत इज राइट आंसर, संस्कृत। आप सुनिए, भारतवर्ष में प्रायः सभी संप्रदायों में प्राचीन काल से संस्कृत भाषा को अपनाया है। यह संस्कृत भाषा तथा कथित आर्य भाषा कही जाने वाली विश्व भाषा की ज्येष्ठ पुत्री है। अगला है बालिट या बाटिक पेंटिंग। अगर हम बात करें, बाटिक पेंटिंग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कपड़े पर, दीवार पर, कागज पर या चेहरे पर। बाटिक पेंटिंग अगर आपको करना है तो बाटिक पेंटिंग के लिए कागज सॉरी कपड़े के ऊपर आप करेंगे। किसके ऊपर, कपड़े के ऊपर, कपड़े के ऊपर जो है बाटिक पेंटिंग की जाती है। जो बाटिक है एक प्राचीन कला है, पुराने जमाने की कला है। अनंत काल से इसका परिचालन होता आ रहा है। मनुष्य ने इस कला के माध्यम से अपने कपड़े पर या अपने कपड़ों पर विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाए और उससे अपने रूप को संवारा। तो बाटिक पेंटिंग अगर करना होगा तो आप कपड़े के ऊपर करेंगे। बी सी सान्याल थे, बी सी सान्याल बहुत पॉपुलर चित्रकार थे या छापाकार थे या मूर्तिकार, बताइए क्या था। हमने तो आंसर पहले ही बता दिया। तो बी सी सान्याल जो थे वो प्रसिद्ध चित्रकार थे, आर्टिस्ट थे। रंगों के विभिन्न प्रयोगों में सान्याल दर्शक के मन में भी रंगों की इंद्रधनुष बना देते थे। इतना गजब उनका पकड़ था रंग के ऊपर, है ना। वो जो है इंसान के मन में भी जो है इंद्रधनुष बना देते थे। सान्याल के लिए रंग शांति के प्रतीक थे, ठेस पहुंचाने या उद्वेलित करने वाले नहीं। आपके जो तैल चित्र तथा रंग जल रंग चित्रों में एक कोमल पारदर्शिता झलकती है, अगर आप इस बात को मान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका गुफा के बारे में बताएंगे अभी आपको। भीमबेटका लखनियादरी और पंचमढ़ी तीनों चीज पूछा जा रहा है। प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु गुफा के लिए या गुफा के लिए केवल। अगर हम बात करें विष्णु मंदिर के लिए लिखा है ऑप्शन नंबर 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा जो भीमबेटका की गुफा है, लखनियादरी की गुफा है, पंचमढ़ी की गुफा है, तो ये सारा जो फेमस है वो किसके लिए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चित्र के लिए। मतलब बहुत पहले यही सारी तो गुफाएं थी, भीमबेटका हुआ, लखनिया हुआ, ये सारी गुफाएं पॉपुलर हुआ करती थी। तो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगर हम भीमबेटका की बात कर लें तो भीमबेटका जो है आप समझ लीजिएगा ये आपका पड़ेगा कहाँ पे, भीमबेटका कहाँ है, भीमबेटका को या भीम बैटिका भी बोलते थे, है ना। और अगर हम इसकी बात कर लेते हैं भीमबेटका, तो ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, भोपाल में पड़ेगा, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। और ये जो है यहाँ भीमबेटका से हमको जो है नित्य शिकार नृत्य करते हुए ये फिगर मिला हुआ है। जो शिकार का नृत्य, शिकार पत्थर के ऊपर जो है शिकार नृत्य का अगर चित्र कहाँ से मिला है, फिगर कहाँ से मिला है, तो भीमबेटका की गुफा से ही मिला है। इसके अलावा पंचमढ़ी के बारे में हम आपको बता देते हैं। पंचमढ़ी जो है ये आपका कहाँ पड़ता है, पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ से शहद एकत्रित करते हुए आदिमानव का चित्र मिला है, जो बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी, रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर, गगनेंद्र नाथ ठाकुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर यानी ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनकी जो कर्मभूमि रही है वो शांति निकेतन रही है। ठाकुर परिवार की बंगाल के तथाकथित पुनर्जागरण के केंद्रित भूमि रही। कवि, चिंतक, लेखक, पेंटर रविन्द्रनाथ
इस परिवार के सबसे बड़े नाम हैं रविंद्रनाथ ने 1901 में शांति निकेतन की शुरुआत की थी। ठीक है, उसकी व्याख्या एक बार पढ़ लीजिए। देवी, अगला क्वेश्चन आता है, देवी प्रसाद राय चौधरी थे। तो देवी प्रसाद जो राय चौधरी थे वो क्या थे? क्या वो चित्रकार थे, मूर्तिकार थे? तो ध्यान दीजिएगा, जो देवी राय चौधरी थे वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। बीसी सान्याल, अभी उन्होंने ऊपर पढ़ा था, बीसी सान्याल वो चित्रकार हैं, लेकिन देवी राय चौधरी मूर्तिकार हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, 108 नंबर पे आते हैं, वुडकट तकनीकी कौन सी कला के अंतर्गत है? वुडकट तकनीकी जो है वो आता है आपका छापा कला। कौन सा कला? छापा कला। वुडकट तकनीकी जो है वो छापा कला के अंतर्गत आता है। छापा चित्रण के 4 आधारभूत पद्धति हैं। प्रथम रिफिल प्रोसेस, जिसमें वुडकट तथा लिनोकट आते हैं। भारत में वुड एनग्रोविंग 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम कंपनी शैली के चित्रकारों द्वारा प्रचलित हुई। तत्पश्चात छापा चित्रण को चित्रांकन के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट के चंचल बनर्जी ने सर्वप्रथम प्रयुक्त किया। आपने वुडकट तकनीकी पेरिस में सीखी। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? दर्पण, प्रिज्म। तो इसका राइट आंसर बहुत आसान है, प्रिज्म के द्वारा आप देख सकते हैं। 7 रंग होते हैं, उसको आप प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। अगला है, अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? तो अलंकारिक जो रेखांकन होते हैं वो लयनात्मक रेखाओं से बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर लयनात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो सबको पता है, संस्कृत इस राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? संस्कृत राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई है। भारतीय दर्शन की अगर हम बात करें, धर्म, विज्ञान तथा भाषा, इतिहास आदि साहित्य सभी स्रोत संस्कृत में ही है। तो सारा चीज याद रख लीजिए। पिरामिडों का देश कहा जाता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन मिल गया आपको, हिस्ट्री का पॉपुलर क्वेश्चन है। मिस्र को कहा जाता है पिरामिडों का देश। आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? ये एशियन हिस्ट्री का पॉपुलर क्वेश्चन है। भारतीय कला का स्वर्ण काल, अगर हम भारतीय कला का स्वर्ण काल कहें तो स्वर्ण काल है आपका गुप्त काल, क्योंकि इस समय शुद्ध सोना मिलता था, यानी सबसे ज्यादा सोना स्वर्ण काल था। ये गुप्त काल जो था वो गुप्त काल था। प्राचीन, अगर हम बात करें प्राचीन संस्कृत साहित्य तथा कला की उन्नति के आधार पर गुप्त कला को भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी में महान कालिदास जैसे जैसे महान विद्वान इसी में थे। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, द्वितीयक श्रेणी के रंग होते हैं, आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर, देखिए द्वितीय श्रेणी का रंग कैसे बनता है? अगर आप 2 रंग को मिलाएंगे, मुख्य रंग को मिलाने से 3 जो है द्वितीय श्रेणी के रंग बनते हैं, जिसमें आपका नारंगी बनेगा, अगर आप बनाएंगे तो बैगनी बनेगा और हरा बनेगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 आप लगाइए, ये सही हो जाएगा। ठीक है, हरा, बैगनी, नारंगी। जब 2 मुख्य रंग को मिलाएंगे तो नारंगी बनेगा, बैगनी बनेगा और हरा बनेगा। अगला क्वेश्चन कहता है, टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है पत्थर से, सीमेंट से, प्लास्टर से या मिट्टी से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उस समय न तो ऐसा प्लास्टर था ना सीमेंट था, पत्थर तो था, लेकिन टेराकोटा जो मूर्ति बनी हुई है वो मिट्टी की बनी हुई है। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती थी तो भी मिट्टी की बनाई जाती है। किसकी? मिट्टी की। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जापानी कला इकेबाना क्या है? जापान की एक बहुत पॉपुलर कला है जिसे हम बोलते हैं इकेबाना। तो इकेबाना जो है एक प्रकार का पुष्प संयोजन है। क्या है? पुष्प संयोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प संयोजन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पे है? तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, रट डालिएगा, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, जो भारत की राजधानी नई दिल्ली वहीं पे है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। राम किंकर बैज थे चित्रकार, संगीतकार, लेखक या मूर्तिकार? तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये मूर्तिकार थे। क्या थे? ये मूर्तिकार, पॉपुलर मूर्तिकार थे। राम किंकर बैज जो थे वो मूर्तिकार थे। राम किंकर अद्भुत मूर्ति शैली होने के अलावा अगर हम बात करें, एक बहुत दक्ष पेंटर भी थे, मूर्तिकार भी थे और एक चित्रकार भी थे, मतलब दक्ष चित्रकार थे। राम किंकर बाद में भारतीय विश्वविद्यालय में मूर्ति शिल्प विभाग के अध्यक्ष बने, क्योंकि इनको मूर्ति कला में ज्यादा इंटरेस्ट था। कलाकार भी थे, ये पेंटर भी थे। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित? नाम से पॉपुलर है रविंद्र भवन की। अगर हम बात करेंगे, देखिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बंगाल मत हो जाइएगा, ये दिल्ली में बना हुआ है और रविंद्रनाथ टैगोर यानी के नाम पर ही बना हुआ है रविंद्र भवन। ठीक है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, इसलिए कोलकाता भी दिया हुआ है, बहुत लोग कंफ्यूज करके कोलकाता मार देंगे। तो प्रारंभ में इसका जो राष्ट्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस नई दिल्ली के भवन में संचालित हुआ। उसके बाद जो है अभी प्रेजेंट टाइम में 1961 में ये जो भवन है रविंद्र भवन में हस्तांतरण हो गया। ठीक है, पहले इसका नाम कुछ और था,
है ना, लेकिन बाद में 1961 के बाद यह रविंद्र भवन कहलाने लगा, इसको आप याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय भवन कहाँ पे है? दिल्ली में। कभी आप कोलकाता ना लगा दीजिएगा। आप इसे पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 120 नंबर पे आते हैं। वीर भूमि प्रसिद्ध है, वीर भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप याद रखिएगा टेराकोटा मंदिर के लिए, टेराकोटा मंदिर के लिए वीर भूमि प्रसिद्ध है। वीर भूमि जो प्रसिद्ध है वो टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा की अगर हम बात करें, एक बार हम लोगों ने एलोरा की बात किया भी था। अगला क्वेश्चन, एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, दृश्य के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए या मूर्ति के लिए? तो देखिए, जैसा कि एलोरा की अगर हम बात करें तो 34 गुफा है। एलोरा में कुल कितनी गुफा है? 34 गुफा है, 34 गुफा है। और उसमें जो है 17 गुफा हिंदू है, 5 जैन है और 12 जो है बौद्ध से संबंधित है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये प्रसिद्ध है मूर्ति के लिए। किसके लिए? मूर्ति के लिए। एलोरा जो गुफा है वो मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा जो पड़ता है आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एलोरा या विरेलू, एलिफेंटा, जोगेश्वरी तथा मंडेपेश्वरी में राष्ट्रकूट कला के महत्वपूर्ण स्मारक स्थित हैं। इसमें से एलोरा तथा एलिफेंटा अपने गुफा स्थापत्य एवं मूर्ति शिल्प के लिए विश्व विख्यात है। एलिफेंटा की गुफा अगर आप लोग को मौका मिले, गेटवे ऑफ इंडिया के आगे बढ़ेंगे, समुद्र के बीचों बीच एक टापू है, वहां पे आपको मिल जाएगा एलिफेंटा की गुफा। त्रिमूर्ति के लिए वो पॉपुलर है, अब इस पूरा पढ़ सकते हैं। सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? तो वो उज्जैन, सॉरी आपका उड़ीसा, उत्कर्ष बोलते हैं, उत्कर्ष प्रदेश उस समय था, ठीक है, अब उड़ीसा हो गया है, ठीक, उस समय उत्कर्ष प्रदेश था। उस पर गए थे तो उनका जो थोड़ा सा उनके अंदर ममता जगी कि इतने लोगों का हमने नरसंहार कर दिया है, जो कि सही नहीं है। मूल रंग के समूह में कौन कौन सा आता है? अगर हम जो हमारा प्राथमिक रंग होता है, मूल रंग होता है, वो नीला होता है, पीला होता है और लाल होता है। लाल, पीला, नीला, ये हमारे मूल रंग है। लाल, पीला, नीला, लाल, पीला, नीला, ये हमारे प्रारंभिक रंग है या मूल रंग है। वर्ण का स्वभाव रंगत है। प्रत्येक वर्ण अपनी रंगत से ही पहचाना जाता है। यूं तो रंगतों के अनंत नाम और भेद हैं, पर अगर हम प्राइमरी रंग की बात करें तो पीला, लाल और नीला ये है पॉपुलर। लाल, पीला, नीला, लाल, पीला, नीला। अगला, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, हमने कई बार बता दिया इस चीज को, जो पहला उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बनारस के थोड़ा आगे है। सारनाथ का टाउन बहुत अच्छा है, वहां पे जाके घूम सकते हैं आप लोग। आखिरी क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो याद रखिएगा, अभी एक क्वेश्चन भी आया था, लखनिया दरी में पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले ये प्रयागराज के आसपास है लखनिया दरी, तो यहाँ पे ही है। इलाहाबाद मुगल सराय रेल पथ पर मिर्जापुर मुख्यालय के करीब 20 किलोमीटर दूर बिंदु की कैमूर पर्वतमाला के भीतर सोन नदी की घाटी में लिखिनुआ भल्डरिया यानी उत्तर प्रदेश जो ये इलाहाबाद में आदि मुख्य गुफाएं हैं, जिसमें छतों व दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र बने हैं। लखनिया दरी एक छोटी सी पहाड़ी नदी का नाम गरई नदी के किनारे है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।